गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का 4th क्लास है फंडामेंटल राइट का। और आज डेट है 19/11/22। फंडामेंटल राइट जो है वो भाग 3 में है। और हम लोग पहले एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। उससे होता क्या है ना कि वो बस 5 मिनट का जो होता है वो बहुत बड़ा की होता है हमारे माइंड को साफ करने का। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको 5 मिनट पहले वाला ज़रूर पढ़ना चाहिए। आज का तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं सो पढ़ ही रहे हैं, बस पिछले दिन जो पढ़े हैं उसको बस ज़्यादा टाइम नहीं देना है उस पर, बस 5 मिनट उसको ज़रूर पढ़ना। तो हम लोग कल क्या पढ़े थे कि भाग 3 में जो है वो फंडामेंटल राइट है 12 से 35 तक वर्णित है। अमेरिका के संविधान से जो हमारा ये भारत के संविधान में वर्णित है फंडामेंटल राइट, वो कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये सब कल हम लोग पढ़ चुके थे। अच्छा, ये जो आर्टिकल 12 है इसमें राज्य की परिभाषा है। तो ये राज्य की परिभाषा 2 जगह दिया गया है हमारे संविधान में। तो एक तो है आर्टिकल 12 में जो कि राज्य की परिभाषा है, और एक जो है आर्टिकल 36 में, वो भी क्या है, राज्य की परिभाषा है। तो 12 जो है वो फंडामेंटल राइट में है राज्य की परिभाषा, और 36 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है राज्य की परिभाषा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है तो 35 तक तो यही रहता है फंडामेंटल राइट। 36 से 51 तक जो है आर्टिकल 36 to 51, ये जो होता है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक होते हैं 36 से 51 तक। तो उसका जो शुरुआत है यानी जो 36वां आर्टिकल है उसमें क्या वर्णित है तो राज्य की परिभाषा ही वर्णित है। और इसमें आर्टिकल 12 में भी क्या वर्णित है तो राज्य की परिभाषा ही वर्णित है। कल हम लोग बोले थे इसमें क्या राज्य की परिभाषा में क्या क्या आता है, संघ, कार्यपालिका, संसद, राज्य की कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार, अन्य प्राधिकरण, ये सब क्या है राज्य की परिभाषा है। अब हम लोग इस पर एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसे संघ कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका में क्या क्या आता है तो सारे मंत्री आते हैं कि जो भी संघ के मंत्री होंगे, मतलब केंद्र सरकार के जो भी मंत्री होंगे वो क्या हो जाएंगे राज्य की परिभाषा में काउंट होंगे। राज्य की परिभाषा में काउंट होंगे सारे केंद्र मंत्री। नौकरशाह, सरकारी कर्मचारी, मतलब केंद्र सरकार के जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे, जो भी सरकारी कर्मचारी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जो भी सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति होंगे वो किस में काउंट होंगे राज्य की परिभाषा में होंगे। और ये सब किसके अंदर आता है तो संघ कार्यपालिका के, संघ मतलब केंद्र का कार्य करने वाले व्यक्ति। संघ में केंद्र में जो कार्य करने वाले व्यक्ति कौन कौन है, नौकरशाह प्लस सारे मंत्री। नौकरशाह किसको कहते हैं तो सारे कर्मचारी को। चलिए, संघ कार्यपालिका हम लोग का खत्म हुआ। अब क्या आता है संसद। संसद बना ही किससे होता है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में ही आ जाता है जनरली। ऐसे तो वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है प्रधानमंत्री, बट वो जनरली लोकसभा का ही होता है। क्यों, क्योंकि लोकसभा का सदस्य ज़्यादा होता है, आप लोग जानते होंगे। इसके मुताबिक राज्यसभा के सदस्य के अकॉर्डिंग लोकसभा का जो सदस्य होता है वो ज़्यादा होता है। तो कोई भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे उनको लोकसभा का जो है समर्थन प्राप्त होना ही चाहिए, तभी वो प्रधानमंत्री के पद पर कायम रह सकते हैं। तो इसी वजह से जनरली जो होते हैं वो लोकसभा से ही बिलोंग करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। राज्यसभा से बहुत कम होता है। जैसे अभी के इतिहास में अगर शुरू से अंत तक में देख लीजिए तो 2-3 ही हैं ऐसे जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं, वरना सारे के सारे कहाँ के हैं लोकसभा से ही है। तो संसद में क्या है एमपी ऑफ लोकसभा। एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा। चलिए, फिर क्या हो गया एमपी ऑफ राज्यसभा, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का। उसके बाद राष्ट्रपति, ये किस में आ गया राज्य में आ गया। अब हम लोग का क्या आया राज्य विधान मंडल। इसमें क्या आता है MLA, MLC, राज्य के विधानसभा और राज्य के विधान परिषद। विधान परिषद सारे राज्य में नहीं है। अभी हमारे पास जितने भी राज्य हैं उनमें सारे में सारे विधान परिषद नहीं, केवल 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। जैसे बिहार में है विधान परिषद। तो ऐसे जनरली जो होता है वो एक ही बॉडी होता है कोई भी राज्य में। विधानसभा सब में होता है बट विधान परिषद सब में
नहीं होता, बिहार में है विधान परिषद। तो जिस राज्य में विधान परिषद है वो भी, और जिस राज्य में नहीं है वहाँ केवल विधानसभा, यानी राज्य के विधानसभा और विधान परिषद दोनों जो होते हैं वो राज्य की परिभाषा में काउंट होते हैं। MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्य कार्यपालिका, इसमें क्या क्या आ गया, यही ये जो संघ कार्यपालिका हुआ और ये राज्य कार्यपालिका हुआ। राज्य कार्यपालिका में कौन कौन आ गए, राज्यों के मंत्री जो भी हैं और सरकारी कर्मचारी, जैसे यहाँ भी था सरकारी कर्मचारी, यहाँ भी सारे मंत्री, यानी ये संघ के स्तर पे और ये राज्य के स्तर पे, बस यही अंतर है ये दोनों में। इसमें भी जितने भी राज्य के स्तर पे कर्मचारी हैं वो भी राज्य की परिभाषा में काउंट होंगे। अब आ गया क्या, स्थानीय सरकार, जैसे जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जैसे हमारे जो भी स्थानीय सरकार होता है वो क्वेश्चन आता है कि स्थानीय सरकार कितने स्तर पे बना है। हम लोग का जो स्थानीय सरकार है वो कितने स्तर पे बना है, तो त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार है हम लोग का। कौन कौन, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत, वही इसमें शामिल होगा स्थानीय सरकार में, और यही जो है राज्य की परिभाषा में काउंट होगा। और इसमें क्या क्या है, तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत भी इसी में शामिल है। अब आ गया क्या, अन्य प्राधिकरण, जिसपे हम लोग शॉर्ट रूप से कल भी चर्चा किए थे और आज भी करते हैं। क्या अन्य प्राधिकरण, मतलब वैसी संस्थाएं जो सरकार के द्वारा वित्तीय रूप से क्या हो, नियंत्रित हो, मतलब जिसपे नियंत्रण किसका हो, सरकार का, वो भी किस रूप से, वित्तीय रूप से, मतलब पैसा के रूप से नियंत्रण हो सरकार का। और क्या, प्रशासनिक रूप से, मतलब वित्तीय रूप से हो, प्रशासनिक रूप से हो, जिसपे नियंत्रण सरकार का हो, वो क्या हो जाएगा, अन्य प्राधिकरण। अन्य प्राधिकरण के तहत राज्य की परिभाषा में काउंट होगा। और जो सार्वजनिक महत्व का निकाय हो, वैसा ही निकाय को राज्य की परिभाषा में काउंट होगा जो सार्वजनिक महत्व का हो। तो जैसे न्यायपालिका, न्यायपालिका है क्या, न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में काउंट होती भी है और काउंट नहीं भी होती है। क्यों, जिससे हम लोग से कोई पूछेगा कि राज्य की जो परिभाषा है उसमें न्यायपालिका जो होती है वो काउंट हो सकती है, तो होगी या नहीं होगी, इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, न्यायपालिका राज्य की परिभाषा हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि ये आंशिक रूप से होती है और आंशिक रूप से नहीं भी होती है। आंशिक मतलब थोड़ा। तो न्यायपालिका की दो स्ट्रक्चर यानी दो फंक्शन होता है। इसके फंक्शन, इसके कार्य के तहत इसको दो पार्टों में, दो बॉडी में डिवाइड किया गया है। किसको, न्यायपालिका को। पहला जो है वो प्रशासन संबंधी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, और दूसरा जो है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी दो प्रकार का, प्रशासन संबंधी और न्यायपालिका जुडिशरी संबंधित। चलिए, तो ये जो प्रशासन संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव है, इसमें क्या है कि इसके तहत इसके जो मामले हैं ये राज्य की परिभाषा में आते हैं। मतलब जो प्रशासन से संबंधित जो भी इसमें दिक्कत आएगा, जो भी इस केस आएगा, उसका जब ये सॉल्व करेगा तो ये राज्य की परिभाषा में आएगा। बट जैसे ही जुडिशरी में आएगा, जुडिशरी जैसे हाई कोर्ट ने कोई अपना फैसला दिया, ठीक है, कोई भी एक केस आया उसमें हाई कोर्ट अपना फैसला दिया, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट उस फैसला को बदल दिया। जैसे हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट उस फैसला को बदल दिया, तो वो राज्य की परिभाषा के तहत नहीं आएगा। तब तो फिर हम लोग कहने लगेंगे भाई कि मेरा तो ये मौलिक अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 12 में वर्णित है कि जुडिशरी जो है वो क्या है, राज्य की परिभाषा में काउंट होता है। तो जब ये राज्य की परिभाषा में काउंट होता है तो ये जो भी ये निर्णय दिया है वही मेरा सर्वमान है। हम क्यों सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो मौलिक अधिकार है। फिर तो ये मौलिक अधिकार में आ जाएगा। अब समझ में आया इसको क्यों दो भाग में बांटा, बस और बस इसको राज्य की परिभाषा से हटाने के लिए। और राज्य की परिभाषा से क्यों हटाने के लिए, ताकि ये मौलिक अधिकार से हट जाए। तो इसको दो तरीके में बांटा गया। जुडिशरी में क्या हुआ कि हाई कोर्ट को भी अपना फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट अगर उसको बदल दिया तो वो राज्य की परिभाषा में काउंट नहीं होगा। और ये जो था कि प्रशासन संबंधित मामले जो हैं वो राज्य की परिभाषा में काउंट होगा, ये कौन से केस में हुआ था, तो AR अंतुल्य वर्सेस राज्य नायक केस में 1988 में जो केस आया था, 1988 में एक केस आया था। कौन सा आया था, अंतुल्य करके, और राजनायक, AR अंतुल्य पूरा उनका नाम था, और राजनायक वर्सेस केस आया था 1988 में। इसी केस में फैसला दिया गया कि जो ये न्यायपालिका होती है उसकी जो प्रशासन संबंधित जो भी केस आएगा वो जो राज्य की परिभाषा के
तहत होंगे। और जैसे अन्य प्राधिकार में और क्या क्या आया कि सरकार का कोई कार्य था, ठीक है। पहले तो हम लोग इस समझ में आ गया होगा कि न्यायपालिका जो होती है वो आंशिक रूप से होती भी है राज्य की परिभाषा, और आंशिक रूप से नहीं भी होती है। नहीं कब होती है और होती कब है, दोनों पे चर्चा होगा। चलिए, अन्य प्राधिकरण में एक न्यायपालिका भी थे, उस पर हम लोग चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं अन्य प्राधिकरण की तरफ। तो उसमें क्या है कि सरकार का कोई भी कार्य था, जैसे आधार कार्ड बनाने के बारे में हम कल आपको भी बताए थे, मतलब कल इस पर चर्चा हुआ था, आज भी वो कर रहे हैं। सरकार का कार्य था आधार कार्ड बनवाना, तो वो किसी ना किसी संस्था को तो ट्रांसफ़र करेगी ये काम। तो वो किसी भी संस्था को, जो जिस संस्था को ट्रांसफ़र की, वो क्या हो गया, अन्य प्राधिकरण हो गया। वैसी संस्थाएं जो राज्य की परिभाषा में आती हो, उसका नाम कौन कौन सा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, सेल, ONGC, ये सब क्या होती है, इसके राज्य की परिभाषा में काउंट होती है। और कौन सा ऐसा केस है, कौन सा ऐसा संस्था है जो कि राज्य की परिभाषा में काउंट नहीं होती, तो NCERT केस नहीं होती। गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय जो है, UNO, वो उसकी संस्था है। UNO उसकी संस्थाएं, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय और NCERT, ये तीनों जो है वो राज्य की परिभाषा में काउंट नहीं होती। और ये जो NCERT है, ये राज्य की परिभाषा में काउंट नहीं होती। ये कौन सा केस में बताया गया है, तो चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस चंद्रमोहन खन्ना केस आया था 1992 में। उसी में बताया गया कि NCERT जो है वो राज्य की परिभाषा में नहीं आती। ना NCERT, ना UNO, ना जो अल्पसंख्यक, मतलब जो अल्पसंख्यक जिनकी जो संख्या है वो कम है, वैसे जाति के लोग अगर कुछ अपना विद्यालय बनाते हैं तो वो राज्य की परिभाषा में काउंट नहीं होंगे। और कौन कौन होता है, तो IFC होता है, CSIR होता है, ICAR होता है, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी है वो सभी होता है लगभग। सोसाइटी भी बहुत सारा होता है। सोम प्रकाश केस आया था, उसमें बताया गया था कि BPCL और HPCL भी जो है सो राज्य की परिभाषा में काउंट होगा। SACL भी होगा, ONGC भी होगा। चलिए, तो कौन कौन होगा कौन कौन नहीं होगा, इस पर हम लोग चर्चा कर लिए। और ये अन्य प्राधिकरण भी आप लोग को समझ में आ गया कि वैसी संस्था जिसका प्रशासनिक रूप से और वित्तीय रूप से सरकार का उस पर नियंत्रण हो, उसी को अन्य प्राधिकरण कहते हैं। मतलब अन्य प्राधिकरण के तहत आके वो राज्य की परिभाषा बनेगी। अच्छा, ये कौन ऐसा, जैसे कि अभी हम बोले कि NCERT नहीं है और ONGC है, तो इसकी ये तय कौन करता है, तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि कौन जो है सो अन्य संस्था के अंतर्गत आएगा और कौन जो है सो अन्य संस्था के अंतर्गत नहीं आएगा। ये जो न्यायपालिका का समीक्षा का जो अधिकार है, मतलब न्यायपालिका जो समीक्षा करती है, उसका मुख्य रूप सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। मतलब जो समीक्षा का अधिकार है वो क्या हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, जिला न्यायालय के पास, किसके पास होती है, तो मुख्य रूप से ये सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार होती है। आर्टिकल 13, 32 और 226 के तहत। जैसे 13 के तहत बताया गया था कि हम लोग इस पर निर्बंधन कैसे लगा सकते हैं मौलिक अधिकार पे, तो यानी जब ये हम लोग का अधिकार पे निर्बंधन लगा रहा है, इसका मतलब ये किसको अधिकार दे रहा है, तो ये राज्य को अधिकार दे रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दे रहा है। इसका मतलब 13 और 32 तो खैर है ही, और 226 के तहत हाई कोर्ट को है, और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को है। तो इसी में वर्णित किया गया, विशेष करके आर्टिकल 13 में ही वर्णित है कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है मूलतः जो है सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। और न्यायिक समीक्षा क्या होता है, न्यायिक समीक्षा कहते किसको है, कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों का समीक्षा करना। हमारे जो भी न्यायपालिका हैं और हमारे जो भी कार्यपालिका हैं, तो कार्य कौन करता है, कार्यपालिका करते हैं। तो कार्यपालिका जो भी कार्य कर रहे हैं वो सही ढंग से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसकी देखरेख, उसकी समीक्षा कौन करता है, तो न्यायपालिका करता है। उसी को क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो आई होप हम लोग आर्टिकल 12 जो है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और कल हम लोग 13-14 पे बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।